हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले जितने भी अपने एग्जाम्स हैं, चाहे वो एई का हो या जेई का हो, तो ये जो सेशन है आज का वो किसी भी स्टेट का जो एई और जेई का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन इज। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में अपने पास दो टाइप्स की लाइन होती है, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और टोटल एनर्जी लाइन। तो पहले को समझते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर देते हैं। देखिए, अगर अपने पास कोई पाइप है और उस पाइप में अगर वाटर फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो देखिए यह है अपने पास ग्राउंड सरफेस या डेटम, और इस पाइप में जो फ्लूइड हो रहा है फ्लो, तो मान लेते हैं कि इस पाइप का ये है सेंटर लाइन, और ये जो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, जो पॉइंट ए है वो डेटम से कुछ Z1 हाइट पे है, और सेकंड वाला जो पॉइंट है बी पॉइंट वो Z2 हाइट पे है। देखिए, इसमें जो वाटर फ्लो रहा है तो उसकी वजह से इसमें कुछ प्रेशर होगा, ठीक है। तो प्रेशर की वजह से इसमें कुछ काइनेटिक की जो एनर्जी है उसका हेड आएगा, प्रेशर हेड। यहाँ से कितना आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ से जो प्रेशर हेड है वो आ रहा है कुछ इसका P डिवाइड बाई रो जी, और इस पॉइंट पे जो अपना बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ आ रहा है P2 डिवाइड बाई रो जी, यहाँ P1 मान लेते हैं, यहाँ P2 मान लेते हैं। तो देखिए, जो लाइन अपनी फर्स्ट लाइन है टोटल एनर्जी लाइन, तो टोटल एनर्जी लाइन इज द समीशन ऑफ डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड। इन तीनों को ऐड करते हैं तो अपने पास आता है टोटल एनर्जी लाइन। सेकेंड जो लाइन है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, देखिए हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ये होती है प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड। इट मीन्स दोनों डिफरेंस क्या है, अगर प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड के अंदर डेटम हेड को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा अपना को टोटल एनर्जी लाइन, और अगर इसको ऐड नहीं करते हैं तो क्या मिलेगा, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जब इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी लाइन हमेशा क्या रहेगी, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के ऊपर ही रहेगी। देखिए, तो ये तो हो गया अपने पास प्रेशर हेड। इसके बाद में एक वेलोसिटी हेड इसमें और ऐड होगा, वी स्क्वायर अपॉन 2g, इसमें कुछ होगा वी स्क्वायर अपॉन 2g। इट मीन्स यहाँ पे जो टोटल अपनी लाइन आने वाली थी वो तो क्या आएगी, टोटल एनर्जी लाइन, जो किसका समीशन है, वेलोसिटी, प्रेशर और डेटम का। लेकिन जैसे जैसे वाटर फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग जो इसका जो पाइप्स है, पाइप्स के अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, तो लॉसेस की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट होगा, जिसकी एनर्जी है उसमें क्या लॉस हो रहा है। इट मीन्स जो टोटल एनर्जी लाइन है वो तो क्या रहेगी, टॉप में रहेगी, और एक जो लाइन है अपने पास हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन वो क्या रहेगी, फॉलो रहेगी, ठीक है। इट मीन्स ये है अपने पास हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन और ये है टोटल एनर्जी लाइन। तो याद क्या रखना है कि जो टोटल एनर्जी लाइन है वो समीशन किसका है, डेटम हेड, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड का, जबकि हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन होता है प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड। ये कहाँ से आते हैं, जो अपने पास इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन, P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल टू आता है कॉन्स्टेंट, या देखिए तो ऑप्शन ए में लिखा है ऑलवेज अबाउ द एनर्जी ग्रेड लाइन, यानी हाइड्रोलिक जो ग्रेड लाइन है वो एनर्जी ग्रेड लाइन के हमेशा क्या है ऊपर रहेगी, तो क्या हो गया, इनकरेक्ट। सेकंड लिखा है द वेलोसिटी हेड बिलो द एनर्जी ग्रेड लाइन, यानी जो वेलोसिटी जो हेड है वो हमेशा क्या रहेगा, एनर्जी ग्रेड लाइन के नीचे रहेगा, ठीक है। तो अपना जो सेकंड जो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। थर्ड में देखो ऑलवेज अबाउट द क्रॉस कंड्यूट, जबकि कभी भी किसी भी केस के अंदर जो हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है वो टोटल एनर्जी लाइन्स के ऊपर कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें क्या है, डेटम हेड भी इसमें ऐड हो रहा है, इसमें ऐड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर इज 0.05 mm is 103.2 kilopascal. The pressure
विद इन द ड्रॉपलेट इफ द सरफेस टेंशन इज गिवन एज 0.07 न्यूटन पर मीटर ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे अपने को प्रेशर निकालना है। ड्रॉपलेट है, एक तो होती है वाटर की और एक होती है शॉप की, शॉप बबल और वाटर। यह है शॉप। अगर क्वेश्चन में पूछा अपने से कि वाटर बबल गिवन है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है प्रेशर P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D। अगर क्वेश्चन में गिवन हो शॉप बबल तो शॉप बबल के केस के अंदर जितना प्रेशर आता है किसमें, वाटर वाले केस में, यानी कि जो अपने पास ड्रॉपलेट है वाटर की तो उसका जस्ट डबल करना है। प्रेशर P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन D, ये हो जाएगा शॉप बबल का। अगर जेट का पूछे, किसी जेट का पूछे तो जेट के केस में क्या होगा, P इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन D। ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना हमेशा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉप बबल है या वाटर ड्रॉपलेट है या जेट है। देखो यहाँ गिवन है डायमीटर D, तो D इक्वल टू गिवन है 0.05 mm, और जो प्रेशर आउटसाइड यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है यहाँ पे वो है P एटमॉस्फेरिक हो जाएगा कितना, 103.2 किलो पास्कल। नेक्स्ट प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट इफ सरफेस टेंशन इज गिवन, यानी सिग्मा गिवन है 0.07 न्यूटन पर मीटर। तो ये कौन सी ड्रॉपलेट है, वाटर की, तो वाटर के केस में प्रेशर P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D, वैल्यूज पुट करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.07 डिवाइड बाय डायमीटर, वो कितना है 0.05। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू है ये किस में आ रही है, किलो पास्कल्स के अंदर। ये अपने पास जो वैल्यू है किस में आएगी, देखो सिग्मा गिवन है यहाँ पे, सिग्मा था न्यूटन मीटर के अंदर, और डायमीटर किस में गिवन है, वो है mm के अंदर। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर के अंदर। तो जब mm को कन्वर्ट किया अपने मीटर में तो किससे डिवाइड करेंगे, 10⁻³ से। 0.2 के बाद है तो ये 2 के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे इस वैल्यूज को, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो वैल्यू मिलेगी अपने को P इक्वल टू 5.6 किलो पास्कल, क्योंकि जो नीचे क्या है 3 जीरो नीचे तो ऊपर जाएगा तो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपने कहना क्या है, प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट, इट मीन्स एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो P एटमॉस्फेरिक प्लस P जो अपना ड्रॉपलेट का आएगा, तो 103.2 प्लस 5.6 इक्वल टू 108.8 किलो पास्कल। तो ऑप्शन सेकंड का इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है गेज प्रेशर हैज वैल्यू। देखिए जो गेज प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले समझते हैं। देखिए अपने पास होता है एक तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और अगर रिलेशन देखें अपन प्रेशर और एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर के अंदर, मान लो कि अपने पास कोई सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, इस लाइन से अगर अपन पॉजिटिव में ऊपर जाएं, कोई प्रेशर नोट करे, या नेगेटिव में जाए तो वो क्या कराएगा, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, जब गेज प्रेशर के अंदर अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दें, यानी गेज के अंदर क्या ऐड कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर देंगे, तो क्या मिलेगा अपने को, इन दोनों को ऐड करने पर वो मिलता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इट मीन्स जो गेज प्रेशर है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और किसी केस में गेज प्रेशर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि जो गेज प्रेशर वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। इट मीन्स जो अपने पास फाइनल क्या आएगा, जब P एटमॉस्फेरिक गिवन हो और अपने को गेज प्रेशर गिवन हो, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, P एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, P गेज की 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फोर्थ नंबर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है
डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी पोजीशन को बतानी है किस केस में। फॉर द फ्रॉम द सरफेस फॉर ए रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ हाइट h इमर्स्ड वर्टिकली इन द वाटर अप टू ए डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस, यानी अपने पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो वाटर के अंदर डूबा हुआ है, कितनी डेप्थ तक, स्मॉल h तक। तो अपने को बताना है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर जो आएगा, यानी जो प्रेशर उस पर एक्ट होगा, उस प्रेशर का जो सेंटर सरफेस से कितनी डेप्थ पे होगा। तो समझते हैं इसको। ये है अपने पास कोई वाटर लेवल, इस वाटर लेवल में कोई बॉडी जो किस शेप की है, रेक्टेंगल शेप की। ये रेक्टेंगल शेप में कोई बॉडी डूबी हुई थी, डेप्थ गिवन है यहाँ की स्मॉल h। देखिए इस बॉडी का एक सी जी होगा जो कहाँ पे आएगा, h/2 डिस्टेंस पे। ये होगा इसका सी जी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना आ जाएगा, h/2, क्योंकि रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल हो जाएगा h/2 डिस्टेंस सी जी। अब देखिए इस पे जो प्रेशर एक्ट होता है कैसे होगा, ट्रायंगल शेप में प्रेशर एक्ट होता है ऐसे। इट मीन्स जो प्रेशर होगा वो इस ट्रायंगल के सी जी पे एक्ट होगा। तो कहाँ पे होगा, इस जगह पे, ठीक है। देखिए ट्रायंगल की सी जी कितनी होती है, टॉप से होती है 2/3 ऑफ हाइट यानी कि h, और बॉटम से कितना होगा h/3। कोई केस अगर अपना ऐसा हो कि जिसमें जो वाटर जो बॉडी है, सॉरी जो अपनी जो बॉडी है वो वाटर से किसी डिस्टेंस और बिलो, मतलब इससे भी किसी डिस्टेंस h1 पे अगर इमर्स्ड हो, ऐसे हो, तो उस केस में अगर अपने से सेंटर ऑफ प्रेशर पूछे तो कितना बताना है। देखो उसका फॉर्मूला है h निकालने का, जो अपना क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर h इक्वल टू x बार प्लस आई जी डिवाइड बाय a डॉट x मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। x बार क्या हो जाएगा, x बार है यहाँ पे अपने पास सी जी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए एरिया ऑफ ब्लॉक या एरिया ऑफ बॉडी, x बार सेम वही सी जी, और साइन थीटा अगर किसी एंगल पे हो तो। अगर अपन इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालें, देखिए h इक्वल टू x बार होगा अपने पास h/2 डिस्टेंस पे, यानी कि h/2 ये क्या है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा इसका x बार, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी की पोजीशन फ्रॉम टॉप सरफेस। तो h/2 प्लस आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³ डिवाइड बाई 12। तो d कितना है यहाँ पे, h टाइप में, तो BH³ डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई है, बॉटम में है एरिया और x बार। एरिया हो जाएगा इसका b इंटू h और x बार हो जाएगा h/2। तो h/2 2 चला गया ऊपर, एंगल यहाँ पे कुछ है नहीं क्योंकि क्या है, वर्टिकली इसमें इमर्स्ड, तो थीटा हो गया इसका 90, तो साइन 90 हो जाएगा अपने पास 1। नेक्स्ट देखिए b से b कैंसिल आउट, h यानी कि h स्क्वायर, ऊपर है अपने पास h³, तो ये वाला इससे कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा h, नीचे 12 ऊपर 2, तो ये कट जाएगा इसका 6 टाइम। तो यहाँ तो आ रहा है अपने पास h/2, यहाँ कितना बचेगा h/6। जब इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2h/3 फ्रॉम टॉप। कहाँ से ये, फ्रॉम टॉप सरफेस। तो 2h/3 ऑप्शन 4। नेक्स्ट, what acceleration would cause the free surface of a liquid contained in a open tank moving in horizontal track to dip by 45 डिग्री। देखिए अपने पास जो एक टैंक है जो कैसा है, ओपन है, जो टैंक को कैसा है, ओपन है, और उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। तो इसमें ये बताना है कि जो उसके जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो कितना रखे कि वो सरफेस से जो उसकी जो लिक्विड है वो सरफेस से एक 45 डिग्री का एंगल बनाए। कैसे, देखिए ये है अपने पास कोई ओपन टैंक और इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ था, मान लो कुछ ये है, इस हाइट तक इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ था, h मान लेते हैं इस हाइट को, ये हुए h। और जब इसमें किसी एक्सेलरेशन से यानी किसी वैल्यू ऐसे जब इसको मूव कराया अपन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, तो क्या होगा, जो बैक साइड की सरफेस होगी टैंक की उसके अंदर लिक्विड राइज होगा और फ्रंट के अंदर डाउन होगा कुछ इस शेप में।
कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये जो एंगल है ये कितना गिवन है यहाँ पे 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। इस केस में क्या होता है कि जितना राइज होता है उतना ही फॉल होता है 45 डिग्री केस के अंदर। तो अपने को बताना है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा, g/2 2g, g या 3/2g के। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एक्सेलरेशन, ये कह सकते हैं अपन a या g के बीच में। थीटा a और g में रिलेशन होगा tan थीटा इक्वल टू a डिवाइड बाई g, एक्सेलरेशन डिवाइड बाई ग्रेविटी। थीटा यहाँ पे गिवन है 45, तो tan 45 इक्वल टू a डिवाइड बाई g। tan 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू a डिवाइड बाई g। इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ से a इक्वल टू g। यहाँ जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, g के इक्वल। तो ऑप्शन थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा फ्लो है जो स्टडी है बट नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है, स्टडी बट नॉन यूनिफॉर्म। समझते हैं पहले इसको। देखिए अपने पास होता है स्टडी, नॉन स्टडी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो फर्स्ट अगर बात करें स्टडी की, स्टडी फ्लो, तो स्टडी फ्लो में क्या होता है, जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है, जैसे उसकी डेंसिटी हो गई, डायनेमिक हो गई, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गई, ये क्या होता है कि जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ में चेंजेस नहीं होती है। यानी किसके साथ में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है, गिवन स्पेस के ऊपर। यानी अपने को पास कोई पॉइंट दे दिया, कोई लोकेशन दे दी, जैसे कि ये पाइप था, इस पाइप के अंदर अपने को ये पॉइंट दे दिया। इस पॉइंट पे अपने को ये चेक करना है कि जो फ्लूइड जो इसमें फ्लो हो रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रही है नहीं हो रही है। अगर गिवन स्पेस या गिवन जो अपनी जो लोकेशन है उस पर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स स्टडी। और अगर चेंज होती है तो क्या हो जाएगा, नॉन स्टडी। सेकंड है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म की बात करें तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू, नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू किसके, इसका जस्ट उल्टा करना है, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस एट गिवन टाइम, एट गिवन टाइम। देखिए यहाँ था विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट गिवन स्पेस, इसमें है यूनिफॉर्म के अंदर विद रेस्पेक्ट टू स्पेस एट गिवन टाइम। यानी जो अपने पास जो टाइम गिवन होगा उस टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम पे अपने को चेक करना है कि जो स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए अगर अपने पास कोई ऐसा सेक्शन हो इस टाइप का, जो कैसा है, इस साइड में से इसका एरिया कम है और यहाँ पे इसका एरिया क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा इसमें जो फ्लूइड जो फ्लो होगा, जैसे कि यहाँ से कोई फ्लूइड आया, जब इसमें फ्लो होगा ये फ्लूइड, तो इस सेक्शन में क्या होगा, फ्लूइड जब फ्लो होते हुए यहाँ से पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जाएगा, जो एरिया जो वो क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी जो एरिया वो इंक्रीज हो रहा है। तो स्टडी के अंदर क्या हो रहा है कि एट गिवन स्पेस, यानी स्पेस है, और एट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। यानी अगर जो अपने पास ऐसा कोई एक्सपेंशन वाला सेक्शन हो तो उसमें क्या होता है, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, तो वो जगह स्टडी। बट इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वो क्या हो रहा है कि उसका जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो विद रेस्पेक्ट स्पेस क्या हो गया, जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मीन चेंजेस हो जाएगी, तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें क्या है, इसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए ऑप्शन ए में है फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। सेकंड है, इसमें देखो रेट को इंक्रीज कर दिया, अगर रेट इंक्रीज हो गई तो उसकी जो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है विद रेस्पेक्ट टाइम वो भी चेंज होगी। सेकंड है
फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट, जिस रेट से पहले फ्लूइड आ रहा था सेम उसी रेट से अगर इस ट्यूब से पास होगा तो उसकी फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगी। तो सेकंड वाला इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज a two-dimensional flow field is given by phi equal to x square minus y square. The magnitude of velocity at point P 11 is, यानी जो अपने पास पोटेंशियल फंक्शन गिवन है किसका, वेलोसिटी का, phi equal to x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपने को पॉइंट गिवन है 11, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी है। देखिए जब phi का x के रेस्पेक्ट में, यानी कि phi का अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अपने को जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है u की, और जब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, v। x का रेस्पेक्ट में मिलता है माइनस u और y का रेस्पेक्ट में मिलता है v। देखिए तो यहाँ से अपने पास u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इक्वल टू, जब इसका x में रेस्पेक्ट करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो माइनस ऑफ 2x, और v की वैल्यू आएगी 2y। जब इसमें अगर वैल्यू पुट करें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, निकालना अपने को क्या है, पॉइंट P यानी जो 11 गिवन है इससे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज। देखिए समीशन ऑफ रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो वैल्यूज क्या जाएगी, अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2√2। थर्ड ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ वेंचुरीमीटर इज कंपेरिजन टू कन्वर्जन पोर्शन इज, यानी यहाँ पे अपना जो वेंचुरीमीटर के डाइवर्जन और कन्वर्जिंग जो पोर्शन है उसका लेंथ के दोनों के बीच में लेंथ का कंपेरिजन करना है। देखिए कुछ इस शेप की होती है वेंचुरीमीटर, यहाँ से डिक्रीजिंग यानी कन्वर्जिंग पोर्शन, फिर यहाँ थ्रोट आता है, फिर आता है डाइवर्जिंग पोर्शन, कुछ ऐसा आता है, ये वैसा कन्वर्जिंग, फिर थ्रोट और फिर डाइवर्जिंग। ये कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जिंग वाला, और ये हो जाएगा डाइवर्जिंग वाला। तो जो कन्वर्जिंग का जो एंगल होता है, यानी कि ये एक चीज याद रखा, एंगल भी पूछ देता है कई बार कि जो कन्वर्जिंग वाला सेक्शन है उसका एंगल 20 डिग्री से 22 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, और डाइवर्जिंग का होता है 5 to 7 डिग्री टू 7 डिग्री के बीच में। ये होगा इसका थ्रोट का डायमीटर d, ये मान लेते हैं कैपिटल D। देखिए यहाँ ये है अपने पास कन्वर्जिंग सेक्शन, ये है डाइवर्जिंग सेक्शन। कन्वर्जिंग का जो एंगल है वो है 22 डिग्री और डाइवर्जिंग का है 5 to 7 डिग्री। डाइवर्जिंग का जो एंगल है वो हमेशा कम रखा जाता है एज कम्पेयर टू कन्वर्जन, सो दैट इस वाले सेक्शन में फ्लूइड का सेपरेशन नहीं हो। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, जो कन्वर्जिंग वाला जो एंगल है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डाइवर्जिंग एंगल के, और इसकी जो लेंथ होती है डाइवर्जन वाले सेक्शन की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि लेंथ ऑफ डाइवर्जन इज ग्रेटर देन कन्वर्जिंग पोर्शन, ताकि फ्लूइड का सेपरेशन नहीं हो। इसके वजह से एक तो इसका जो एंगल है वो कम रखा जाता है और लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट ये भी याद रखना है, यहाँ पे फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट ये है कि वेंचुरीमीटर को चाहे किसी भी एंगल पर रख दो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन, ये वैल्यू क्या देगा, ऑलवेज गिव सेम वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम वैल्यू में किसी भी टाइप का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो 3 क्वेश्चन हो गए, एक तो एंगल का, सेकंड लेंथ के कंपैरिजन में, थर्ड है इसकी वैल्यू का। तो वैल्यू क्या रहेगी इसकी डाइवर्जन की, ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू कन्वर्जन, तो मोर होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, द डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल रेक्टेंगुलर ओरिफिस इज गिवन बाय, CD का होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ओरिफिस, A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ओरिफिस, और H हो गया हाइट ऑफ लिक्विड अबाउट द सेंटर ऑफ ओरिफिस। देखिए अपना बताना है कि जो डिस्चार्ज है, जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं वो क्या होता है।
तो ऑरिफिस के केस के अंदर डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू सी डी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ऑरिफिस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ से 2gh के फॉर्म में। तो ये तो क्या होगा वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया एरिया से, तो ये होगा डिस्चार्ज, और इसमें क्या यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सी डी की वैल्यू। तो सी डी ए रूट 2gh, तो सी डी ए रूट 2g ये है अपने पास ऑरिफिस का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन, इफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन ए 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर, यानी अपने पास एक 1 mm डायमीटर ट्यूब की एक कैपिलरी ट्यूब थी जिसके अंदर कैपिलरी राइज कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन ए 0.2 mm डायमीटर ट्यूब इन सेंटीमीटर विल बी, यानी जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस के अंदर डायमीटर अपना गिवन था d1 इक्वल टू 1 mm, तो उसके अंदर कैपिलरी जो राइज हुआ h1 वो हो रहा है 3 सेंटीमीटर। सेकंड केस में जो डायमीटर है वो रिड्यूस कर दिया, तो d2 की वैल्यू कितनी गिवन यहाँ पे 0.2 mm। तो इस ट्यूब के अंदर कितना कैपिलरी राइज होगा अपने को वो निकालना है। देखिए जो कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होता है h इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाय डेंसिटी या यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, ये है फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज का। देखो इसमें जो अपने दो ट्यूब है इन सब में सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, बस चेंज क्या किया गया डायमीटर का। इट मीन्स सिग्मा थीटा और गामा ये सब कांस्टेंट है। तो इट मीन्स यहाँ से क्या है जो अपने पास हाइट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके 1/d के यानी डायमीटर के। तो देखिए तो यहाँ से क्या जाएगा h1 d1 इक्वल टू s2 d2। h1 की वैल्यू गिवन है 1 mm मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर इक्वल टू, उल्टा करते हैं उसको, 3 सेंटीमीटर उसकी राइज गिवन है, डायमीटर गिवन है 1 mm इक्वल टू s2 अपने को निकालना है और d2 गिवन है 0.2 mm। तो यहाँ से h1 कितना जाएगा s2 3 डिवाइड बाय 0.2, इट मीन्स ये कैंसिल पॉइंट हटा 30 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट देखिए डिस्चार्ज क्यू इन रेक्टेंगुलर वियर वेरीज, यानी जो रेक्टेंगुलर जो वियर होता है उसके अंदर डिस्चार्ज एच की किस फॉर्म में, यानी कि एच की पावर 1/5.5 या 2.5 किसके रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कि जो अपने पास ट्रायंगुलर शेप का कोई वियर हो, यानी कुछ इस शेप का अगर कोई वियर हो तो उसके अंदर डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा। तो Q इक्वल टू 8/15 CD यानी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रूट ऑफ 2g tan थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई h की पावर 5/2। ये फॉर्मूला डिस्चार्ज थ्रू ट्रायंगुलर वियर। थीटा कौन सा वाला है, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे थीटा, ये वाला थीटा। तो h की पावर किसके आ रहा है 5/2 के, 5/2 हो जाएगा 2.5, इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट द एंड कॉन्ट्रैक्शन द इफेक्टिव लेंथ, यानी ब्लैंक स्पेस में क्या बनना है अपन को देखते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द क्रेस्ट ऑफ वियर एंड हैंस द डिस्चार्ज, यानी जो अपना फ्रांसिस जो एक्सपेरिमेंट किया था फ्रांसिस ने, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो एंड का जो एंड्स जो होते हैं वियर के, अगर उसके लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करें, इफेक्टिव लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो उस वियर से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। देखिए कुछ इस शेप का अपने पास वियर है, ये बन गया अपना वियर, और ये होगा इसका वाटर लेवल। ठीक है, देखिए मान लेते इसको अपन डिवाइड कर दिया, ये रेक्टेंगल पोर्शन, ये दोनों ट्रायंगल पोर्शन, इसके अंदर इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा एच वी का। तो इसके अंदर जो अपना डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज क्या होगा, जैसे जैसे इसकी जो ये एंड जो कॉन्ट्रैक्शन, ये जो एंड ये वाले एंड है ना,
अगर इस एंड की वैल्यू अपन डिक्रीज करें, क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज करते हैं तो इसका जो डिस्चार्ज है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ को अगर डिक्रीज करेंगे तो डिस्चार्ज विल बी डिक्रीज, क्योंकि लेंथ क्या होगी इसकी इफेक्टिव लेंथ जितना इसका वेटेड पेरीमीटर होगा, यानी कि यहाँ से लेके ये जो है इसकी क्या आएगी, वेटेड पेरीमीटर, जिसमें क्या होगा, तो ये वाला बॉटम का बी यानी विड्थ और ये साइड स्लोप, तो ये होगा इसकी इफेक्टिव लेंथ। अगर इस इफेक्टिव लेंथ को डिक्रीज करें तो इसके थ्रू जो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जाएगा डिक्रीज एंड डिक्रीज, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डिक्रीज एंड डिक्रीज। 30 नंबर क्वेश्चन है, द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इन ए पाइप ऑफ लेंथ 9.81 मीटर, डायमीटर 1 मीटर, द वेलोसिटी ऑफ वाटर 2 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रिक्शन फैक्टर इज 0.06 इज। देखिए यहाँ पे अपने को हेड लॉस बताना है किसी पाइप के अंदर, पाइप का जो पैरामीटर्स है यहाँ पे गिवन है लेंथ, डायमीटर और वेलोसिटी और फ्रिक्शन फैक्टर। तो हेड लॉस का जो फॉर्मूला है HL इक्वल टू FLV²/2GD। यहाँ पे F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, और जो F जो होता है वो 4F डैश के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो F जो ये क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये वाला, ये चीज़ याद रखना। अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन हो तो उस केस में फॉर्मूला यूज करना है 4F डैश LV²/2GD, और अगर फ्रिक्शन फैक्टर गिवन हो तो उस केस में क्या यूज करेंगे, FLV²/2GD। वैल्यूज पुट करेंगे तो फैक्टर की वैल्यू कितनी है, 0.06, लेंथ हो जाएगी यहाँ से 9.81 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 9.81 और डायमीटर गिवन है 1। देखिए 9.81 से ये 9.81 कैंसिल आउट, ऊपर 2 का होल स्क्वायर है, नीचे 2 आ रहा है तो ये कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 0.06 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ से 0.12 मीटर, ये जाएगा अपने पास हेड लॉस की वैल्यू। तो सेकेंड होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एन ओपन टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी अपने पास एक ओपन टैंक है जो 20 मीटर हाइट तक क्या है, वाटर से भरा हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो एट द आउटलेट इफ द आउटलेट इज एट द बेस ऑफ द टैंक, यानी अगर टैंक के बेस पे एक आउटलेट बना दिया तो उसकी जो वेलोसिटी है, उस आउटलेट से जो वेलोसिटी निकलेगी वाटर की, वो अप्रोक्स कितनी होगी। देखिए ये वो टैंक, ये टैंक हो गया, इस टैंक में अपने यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया, अभी इस होल से क्या होगा, लिक्विड बाहर आएगा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी कितनी होगी अपने को वो निकालना है। और इस टैंक के अंदर टॉप तक यानी इस सरफेस से क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, इसकी हाइट गिवन है h, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो √2gh के इक्वल हो जाएगी। वैल्यू पुट करें तो v इक्वल टू √, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय जी की जो वैल्यू 9.81, अगर उसकी जगह अपन डायरेक्ट अप्रोक्स वैल्यू 10 पुट कर दें, हाइट कितनी है 20 मीटर तो 20, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √400, और 400 का कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्स वैल्यू निकालिए अपन ने। अदरवाइज 9.81 करके सॉल्व करते हैं तो अपने पास कैलसी से इसको सॉल्व करना पड़ता है, एग्जाम अपने पास कैलसी अलाउ होगा नहीं, तो अप्रोक्स वैल्यू 10 पुट किया और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू अपने को मिल जाएगी, और ऑप्शन में 20 अवेलेबल है। नेक्स्ट, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द टोटल हेड यानी कि H इज इक्वल टू वेयर HF इज हेड लॉस, यानी अपने बताना है कि जो कोई पाइप है उस पाइप के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कब होगा, जब जो अपना हेड लॉस है वो कितना टाइम्स हो। एक फॉर्मूला सबको याद है कि जो हेड लॉस जो होता है वो टोटल हेड के 1/3 के इक्वल होता है। अगर हेड लॉस टोटल हेड के 1/3 हो तो उस केस में पावर क्या होती है, पावर विल बी मैक्सिमम, ठीक है। यानी हेड लॉस क्या है, टोटल हेड के 1/3 के इक्वल, तो यहाँ से अपने निकालना क्या है, हेड निकालना है, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ
हेड लॉस, तो 3 टाइम्स ऑफ हेड लॉस, थर्ड ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी जो वाटर हैमर है उसका मैग्नीट्यूड इन 4 ऑप्शन में से किस पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए, वाटर हैमर का इफेक्ट कब आता है कि अगर अपने पास कोई रिजर्वायर है, मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई रिजर्वायर है, ठीक है, और यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं कि किसी पाइप्स के थ्रू पेनस्टॉक जिसको बोलते हैं, वाटर को लेके जा रहे हैं टरबाइन तक लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो अगर सडनली यहाँ पे अगर वॉल क्लोज कर दिया, वाटर सप्लाई होती, अचानक ने वाटर इसका जो वॉल है वो क्लोज कर दिया, तो क्या होगा कि इनिशियली यहाँ पे जो वाटर था वो किसी वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा था। जब अचानक वॉल क्लोज कर दिया तो उससे क्या होगा, जो जब वॉल स्टॉप होगा तो वो किसी न किसी वेव के फॉर्म में, क्योंकि उसका इफेक्ट तो आएगा, तो जो वेव होगी वापस क्या करेगी, वो बैक साइड में ट्रांसफर होगी। तो इट मीन्स जहाँ उसको जगह मिलेगी, कोई बैंड होगा या फिर जो उसकी लेंथ होगी उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, और जहाँ अगर बैंड मिला पाइप के अंदर वहाँ पर उसका कोलैप्स, जो पाइप है उसको भी कोलैप्स कर सकती है। तो ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जो वाटर की जो वेलोसिटी है, यानी कि वाटर हैमर का जो इफेक्ट है वो वाटर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि किस वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो रहा था। ये जो लेंथ है पेनस्टॉक की, वो लेंथ कितनी है, यानी कि लेंथ पे भी इफेक्ट कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, लेंथ। नेक्स्ट देखिए, ये जो मटेरियल जो यूज़ किया अपने पाइप का वो कितना इलास्टिक है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा तो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। इट मीन्स जो मटेरियल की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड करता है। और लास्ट देखिए कि ये जो वॉल जो है यहाँ पे, उस वॉल को अपने कितना सडनली या कितना स्लोली इसको क्लोज किया। अगर स्लोली करते हैं तो स्लोली करने में क्या होगा, जो वाटर हैमर का इफेक्ट है वो कम आएगा, और अगर सडनली इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से सडनली क्लोज कर दिया तो यहाँ से क्या वापस बैक साइड में वेव्स बनेगी और वो वाटर हैमर का इफेक्ट करेगी। तो इस इफेक्ट को रोकने के लिए क्या करते हैं, इस वॉल से पहले एक सर्च टैंक का निर्माण करते हैं यहाँ पे, ताकि जैसे यहाँ पे वॉल क्लोज हुआ, जो बैक साइड में फ्लो होगा वापस अगेन, तो वो क्या करेगा, इसमें राइज कर जाएगा कुछ टाइम के लिए, ताकि जिससे जो अपना पेनस्टॉक है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी डैमेज नहीं हो। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा, वेलोसिटी, लेंथ, इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल एंड टाइम। अब इसमें कहीं पे भी टेम्परेचर की बात आई नहीं, ठीक है, तो टेम्परेचर पे वाटर हैमर का इफेक्ट डिपेंड नहीं करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका राइट। नेक्स्ट है, a fluid jet discharging from a 4 cm diameter orifice has a diameter 3 cm and its vena contacta. If the coefficient of velocity is 0.98, the coefficient of discharge for the orifice will be, देखिए, coefficient of discharge, coefficient of velocity और coefficient of contraction, इन तीनों पहले अपन रिलेशन देखते हैं। अगर orifice की बात करें तो ऑरिफिस के केस के अंदर सी डी विल बी इक्वल टू सी सी मल्टीप्लाई बाई सी बी। और जनरल जो अपने पास अदर जो ओपनिंग्स होती है, जैसे कि माउथ पीस हो गया या फिर अपने पास वीनोच हो गया, तो उनमें क्या होता है, जो सी डी जो है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, वो सी सी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी बी, इसके इक्वल होता है। तो ये जो फॉर्मूला फर्स्ट वाला ये किसके लिए, ऑरिफिस के लिए। और अपना जो क्वेश्चन है किसका है, ऑरिफिस का है, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी गिवन है, यानी कि सीवी गिवन है, सीवी इक्वल टू 0.98, और जो डायमीटर है वो कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि बिना कॉन्टैक्टर पर तो है 3 सेंटीमीटर और पाइप का डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपने पास क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू है ना, देखिए तो निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। पहले कितना था बिना कॉन्ट्रैक्टर पे, 3 सेंटीमीटर, पाइप पे कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 3 डिवाइड बाई 4, इट मीन्स 0.75। पूछा क्या है इसने, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। जब सी बी आ गया, सी सी आ गया, तो सी डी विल बी इक्वल टू सी सी मल्टीप्लाई बाई सी बी। सी सी की वैल्यू कितनी है, 0.75 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी बी। सी बी की वैल्यू है 0.98।
ये जो फॉर्मूला है, सॉरी, ये तब यूज करते हैं जब अपने पास वैल्यूज जो अप्रोक्सीमेट 1 गिवन होती है उस केस के अंदर ये वाला यूज करेंगे। अदरवाइज जो अपना जो फॉर्मूला है ये वाला यूज करेंगे अपन, सी डी सी सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी बी। इसको सॉल्व करने पर पास वैल्यू आएगी सी डी विल बी इक्वल टू 0.98। तो 0.98 इट मीन्स ये हो गया अपने पास सी वी की वैल्यू और ये हो गया सी सी का स्क्वायर, सॉरी 0.75 था तो फर्स्ट ऑप्शन, ये है सी वी और ये हो जाएगा सी सी। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, द चेजिस कांस्टेंट सी इन द चेजिस इक्वेशन फॉर मीन वेलोसिटी इन ओपन चैनल इज। तो यहाँ पे चेजिस जो कोफिशिएंट है उसके अपने को डायमेंशन बतानी है, उसकी डायमेंशन होती क्या है। देखिए चेजिस फार्मूला की बात करें तो वो अपन वेलोसिटी निकालने के लिए यूज करते हैं। तो v इक्वल टू सी अंडर रूट ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय एस। आर होती है यहाँ पे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड यानी कि टाइम नीचे आ जाएगा। सी वी अंडर रूट ऑफ आर रेडियस ऑफ मेन रेडियस होती है तो ये हो जाएगा लेंथ के अंदर। यह स्लोप की यूनिट होगी नहीं, निकालना क्या है सी की वैल्यू। तो यहाँ से एम टी माइनस 1, ठीक है, सॉरी यह किस में होता है मीटर पर सेकंड में, और मीटर को अपन मेजर करते हैं लेंथ के अंदर। तो एल अपॉन टी इक्वल टू सी एल की पावर 1/2। तो सी कितना मिलेगा यहाँ से एल की पावर 1/2 टी की पावर -1, क्योंकि ये कितना था अपन पास एल टी -1 इक्वल टू सी एल 1/2। इस साइड 1 है, इस साइड 1/2 है, तो कितना बचेगा इस साइड में 1/2, तो 1/2 और टी की पावर -1, तो थर्ड होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है a fluid which has shear stress is proportional to the rate of shear strain is called। यानी जो फ्लूइड है उसकी shear stress किसके प्रोपोर्शनल है shear strain के। तो वो फ्लूइड किस टाइप का होगा, किस नेचर का होगा, रियल होगा, आइडियल प्लास्टिक होगा, या आइडियल फ्लूइड होगा, या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। देखिए जब shear stress डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रेट ऑफ shear strain के, तो उस टाइप का जो फ्लूइड होता है वो होता है रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, द यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ। यानी जो यूलर्स इक्वेशन होती है मोशन की वो किसका इक्विवेलेंट, यानी किस मोमेंटम को लेके, या जो उसका एनर्जी बैलेंस है किसको लेके एनर्जी इक्वेशन बनाई गई थी। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एनर्जी बैलेंस का, जबकि जो अपनी इक्वेशन थी यूलर्स ने जो इक्वेशन ड्रॉ की थी वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेके कंसिडर करके बनाई थी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर एन इन विस्कस फ्लूइड। तो सेकंड was का राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।